Good morning student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about exercise 3.2 pair of linear equation of two variable. जो हमारी linear equation है two variable की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दो कांस्टेंट होंगे जिसकी पावर एक होगी. उसके आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्लियर करेंगे. तो इस एक्सरसाइज में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन अभी करेंगे तो हाँ लेवल लगेगा कि सर ये सब तो अभी हम पीछे करके आए, ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये लोग घसीट दिया, हो गया काम. अभी तो लगेगा कि हाँ सर हम वी आर कम्फर्टेबल. बट जब क्वेश्चन यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपसे एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. तो दैट्स वाई मेरा कहना है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट पहले चैप्टर का थोड़ा सा कोड जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर वो आपके माइंड में रहेगा तो ग्रेजुएशन लेवल तक कहीं भी आप जाएंगे, किस टॉपिक से कभी भी इस टॉपिक से आए, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद किसी कंपटीशन में बैठेंगे तब भी ये टॉपिक आ जाता है रिपीट होके. तो बताऊंगा, इसका मेथड भी बताऊंगा, थोड़े से शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमने राइट किया है या रॉन्ग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा. सामने अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं तो सर सॉरी, बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्ट जान लेंगे 15 से 20 मिनट बने रहिए, फिर आपको लगेगा हाँ सर ऐसा अगर हमें कोई बताता पहले तो इंटरेस्ट आता. देखो हमें यहाँ क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल. उसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमारे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में हैं, इस टॉपिक पे हैं कि हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को या कौन सी साइड है, सॉरी पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही है, कौन की साइड है, क्या है इक्वेशन हमारी, कैसे जा रही है और कैसे हम शो करेंगे, कैसे हम करेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं. देखो पहले हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसमें देखो शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे. तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे जब हम चलेंगे इसके हम दो पार्ट कर देते हैं. जब हम ग्राफिकल मेथड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पर यहाँ दोबारा क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है अभी आपको पता चलेगा. तो हमने कहा था कि अगर मान लो ये हमारी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, ठीक है. हमने कहा दूसरी इक्वेशन ले लो, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0. दो इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन की कैसे पहचानेंगे, सबकी पावर जो है वेरिएबल, हमारा वेरिएबल की पावर मैक्सिमम एक होगी. तो मैंने कहा अगर ये दो इक्वेशन लोगे तो हमें अगर चेक करना है रूट से, हमें इसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसके रूट से जो हमारे पास ये वेरिएबल हैं, वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई हुआ है कांस्टेंट से, इससे हमें चेक करना है कि हमारी गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो पहले हमारे पास जो a1 a2 हैं, b1 b2 हैं, c1 c2 है, दो हैं. तो हमने कहा आपको पहले a1 a2 ले लो या b1 b2 ले लो, एक कोई भी लेना. ये नहीं है कि सर हम एक a1 ले लें b1 ले लें, ऐसा नहीं, एक कोई भी उठा लो, आपकी मर्ज़ी, a1 a2 या b1 b2 ले लो और ऐसे चेक करना a1 बाई a2 इजकल टू c1 बाई c2. ऐसे पुट करोगे, यहाँ पे a1 बाई a2 की जगह पे आप b1 बाई b2 भी से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जब पुट करोगे तो देखोगे इधर जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू यहाँ पे होगी. मान लो यहाँ पे 1/2 आ रहा है तो यहाँ भी 1/2 आएगा. अगर यहाँ 1/3 आ रहा है तो यहाँ भी 1/3 आएगा. सेम वैल्यू अगर आती है तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी. कैसी होगी, कंसिस्टेंट. अगर मान लो सेम वैल्यू ये हो जाता है कि सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो हम इक्वेशन को क्या कहते हैं, तो इक्वेशन हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनकंसिस्टेंट.
इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो रूट दे रखे हैं उनसे हम देखेंगे वैल्यू जो हमारे पास है, अगर ये इस फॉर्म में आ रहे हैं कि a1/a2 भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं b1/b2 ही रखो आप। देखोगे अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट है। अब एग्जामिनर आपसे कह दे 2 ग्राफ बना दे सामने आपके और पूछ लें क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्या है, तो उसमें भी तो हमें समझ होनी चाहिए ना कि मान लो एग्जामिनर आपके सामने एक नंबर में ग्राफ बना के दे दे, कोई भी ग्राफ दे दे, मान लो ये ग्राफ दे दे या ऐसे ग्राफ दे दे, ऐसे ग्राफ दे देगा या फिर ऐसे ग्राफ दे देगा। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, या फिर तीसरा ग्राफ मान लो ऐसे दे देगा एक्स वाई, ऐसे 2 लाइन दे देगा आपसे। अब पूछ लेगा, इन्हीं से पूछ लेगा, बस कुछ नहीं देगा आगे, इतना ही दे दिया और आपसे पूछ लिया ये क्या है, कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब अगर इससे भी अच्छे लेवल पे जाएगा एग्जामिनर तो क्या पूछेगा? पूछेगा इसके सोल्यूशन कैसे है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इसका भी सेम पूछेगा। तो हम कैसे जानेंगे? तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसी को मैं ग्राफ से जॉइंट कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखो, तो आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्पल भी समझ पाओ। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रही है, इक्वेशन से भी आप जान जाओ क्या है। अगर मान लो ग्राफ दे देगा तो ग्राफ से समझ पाओ। तो जब भी हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। सॉल्यूशन कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये वाई, ये आगे भी जा सकता है ऐसे, लेकिन हम इतना ही शो कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा अब जब भी हमारा जो सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंट होगा तो हमारी लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो अगर हमारे पास एग्जामिनर पूछ देगा ऐसे पैरेलल लाइन देके सॉल्यूशन इसका कैसा है, तो हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दैट मीन नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसे कहेंगे असंगत है, इसे कहेंगे इसका सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन तो समझ पा रहे होंगे कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा, कोई रूट से फाइंड करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ओके। और ग्राफ अगर हमें दे दे और कह दे कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तब भी हम बता देंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अब ये ग्राफ जो ऐसे पैरेलल लाइन है, कैसी है? समांतर लाइन। अब ये समांतर लाइन ऐसी भी हो सकती है, अब आप ऐसा मत समझिएगा, हो सकता है ऐसे समांतर हो, ओके, तब भी ये रहेगा। अब मान लो अगर कोई एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे तब भी ये समांतर ही है, पैरेलल ही है। तो ये समझे रहिएगा, छोटी छोटी बातें होती हैं जो जानना इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखो अगर मान लो हमारे पास जो सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट आ जाए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमारा सॉल्यूशन जब इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा? b1/b2 या फिर a1/a2 जो हमारे इसके रूट हैं, a1 a2 b1 b2 की जो वैल्यू होगी नंबर में होगी 1/2, 1 2 5 6 कुछ भी होगी। जब यहाँ पे रखोगे आप तो देखोगे कि c1 c2 की भी कुछ वैल्यू होगी। जैसे एक एग्जांपल से एक समझाता हूँ, क्लियर होगा। 5x + 3y + 5 = 0। यहाँ पे 3x + 2y - 5 = 0। अब ऐसे दे रखा है तो देखो इसके जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे a1 क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। आप किसी को भी मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो a1 ये है, a1 कंपेयर करोगे, a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है, c2 ये है। अब यहाँ पे रखना है देखो आपको, तो b1 3 है, b2 2 है, 3 रखोगे 2 रखोगे, ऐसे रख दोगे आप यहाँ पे 3/2। और यहाँ पे c1 c2 क्या है, जब c1 को ये 5 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और जब इधर इसे लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे कि -5 और +5। तो क्या है देखो दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो कहोगे सर सेम नहीं आ रहा है, तभी हम कहेंगे ये कैसा सोल्यूशन है? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट।
मैं इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आप समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर लगेगा, आप कंप्लीट कर लोगे सेल्फ। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे वही पॉइंट नोट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में आप लोग लेंगे इसका एक स्क्रीनशॉट जो रखेंगे B1/B2 C1/C2 हमेशा के लिए रहेगा आपके पास, क्योंकि क्लास आपको बार बार नहीं देखना है। मेरा भी ये कहना है, क्लास सिर्फ एक बार देखो, सही से देख लो, उसके बाद अपने नोट्स बना लो, उसी से समझो, उसी से वर्क करो अपना। अब मैंने कहा अगर मान लो हमारे पास जो सॉल्यूशन थे जो मैंने निकाला था, ये A1/A2 या B1 ही रखते हैं, आप लोग समझेंगे कि B1/B2 जो है इक्वल आ गया C1/C2 के। क्या हुआ? इक्वल आ गया। तो हम इसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कैसा है हमारा? तो हम कह देंगे सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कैसा है? हिंदी मीडियम वालों के लिए संगत सॉल्यूशन है इसका, संगत। ठीक है। अब जब हमारे पास सॉल्यूशन ये कंसिस्टेंट हो जाएगा तो हमें वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट को कि अगर आपके पास जब क्वेश्चन आएगा, देख लेना कि 1 नंबर में है या 2 नंबर में या 3 नंबर में। अगर नॉर्मल, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछा है, 1 नंबर में भी दिया है, तो इतना ही करके छोड़ देना। यहाँ पे पता करके आगे करने की नीड नहीं है। अगर 2 नंबर में, 3 नंबर में, थोड़ा लॉन्ग में है, तो यहाँ से आगे जाओगे। तो आगे कौन सा स्टेप होगा? तो यहाँ से हमारे पास 2 वे होते हैं कि अब हमने B1/B2 या A1/A2 को हम C1/C2 से तो कंपेयर कर लिए। अब हम जो A1/A2 है, B1/B2, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। हमने कहा देखो यहाँ पे रखो A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2। अब एक में देखो यहाँ पे मान लो इक्वल नहीं है और यहाँ पे मान लो इक्वल है। ठीक है। तो मैंने कहा जब हमारा पता हो जाएगा कि सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आ जाएगा तो उसके बाद एक स्टेप और लेंगे। बिल्कुल सेम आपको स्टेप से समझा रहा हूँ, बिल्कुल सेम बना लीजिएगा ऐसे ही। तो उसके बाद हमारा एक स्टेप और आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इक्वल है कि अलग अलग है। दोनों को क्या देखेंगे कि दोनों हमारे पास इक्वल हैं कि अलग अलग हैं। मान लो A1/A2 B1/B2 इक्वल आ गया। क्या आ गया? इक्वल आ गया। कि यहाँ पे 1/2 आया तो यहाँ पे भी 1/2 आया, कि वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सब इक्वल हो गया ना। अगर ये इक्वल हो गया तो ये इक्वल हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? इसके कैसे सॉल्यूशन है? हमने पहले तो बता दिए कंसिस्टेंट है। इसके हम कहेंगे कितने सॉल्यूशन है? क्या कहेंगे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब इक्वल नहीं होगा ऐसे तो हम इसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ओके। तो याद रखना ये पॉइंट कि अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल आ गया तो क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इक्वल नहीं आया तो क्या कहेंगे? इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन है। एक बात याद रखना यहाँ पे कि A1/A2 इक्वल आ गया, B1/2 इक्वल आ गया, तो ये सब इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखो C1/C2 भी इक्वल हो जाएगा। चलिए वो छोड़ दो, आप पे प्रेशर नहीं डालूंगा, वो आगे की बात है, वो बाद में जानेंगे। तो इतना याद रखना है। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रुक जाओ, भी पहले इसका ग्राफ बता देते हैं आपको कि मान लो ऐसे आपके पास आ गया, अब सॉल्यूशन भी निकाल लिया है, तो इसका कैसा ग्राफ होगा और इसका कैसा ग्राफ होगा, ये भी तो जानना इम्पॉर्टेंट है। तो देखो थोड़ा सा इसको ऊपर करके थोड़ा करते हैं, 1 सेकेंड, कि आपको सही से बता सकें। मैंने कहा ये A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ओके। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ओके। तो हमने कहा देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा।
देखो ग्राफ इसका जो बनाओगे ऐसे लेते हो आप, ये एक्स डायरेक्शन लेते हो, ये वाई लेते हो, ये ऐसे भेज सकते हो कि एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। जब भी हमारा सोल्यूशन जो होगा यूनिक होगा, यूनिक सोल्यूशन दैट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ बनेगा ऐसे कट करेगा, किसी न किसी पॉइंट पर दोनों रेखाएं जो हमारी दोनों लाइंस हैं किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। एक पॉइंट ज़रूर ऐसा होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तभी हम इनको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ओके, गॉट इट। तो हमारे पास 3 ग्राफ थे, 3 ग्राफ से हम 2 ग्राफ की बात कर चुके हैं। एक पैरेलल वाले की बात कर लिया, इंटरसेक्ट वाले की बात कर लिया। अब कौन सा बचा हमारा, कौन सा बचा? देखो आप सेल्फ देखो तब बताऊँ। इसे भी देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के। तो इसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ इसका ये बनेगा, देखो इसमें भी आप बढ़ा लो लाइन, नहीं तो कहोगे सर इसका ग्राफ अलग है और सबका अलग है। एक्स डैश, ये वाई डैश। मैं कहा देखो x लिखोगे, यहाँ पे y लिखोगे, यहाँ पे x डैश लिखोगे, y डैश लिखोगे। जब हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है दैट मीन्स कि हमारी लाइन के ऊपर लाइन है, जो हमारी लाइन है उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ठीक है, तो जैसे कि एक लाइन, जैसे कि इसके पॉइंट क्या होंगे, सेम भी आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई 2 पॉइंट ऐसे आए कि लाइन जब सीधी आप आगे बढ़ाओ तो उस पॉइंट पे मिल जाए। जैसे मान लो कि आपके पास 2 इक्वेशन होंगी, एक इक्वेशन से आपके रूट निकले 6 और 6.2, यहाँ पे लिखा आपने 6.2, और दूसरी इक्वेशन से आपके रूट निकल आए कि 7/2 या फिर कुछ ऐसा निकला है। तो आपकी लाइन जब आगे जा रही है तो उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। एक ही लाइन पे जब हमारी दोनों जो लाइन बनाएंगे हम, 2 इक्वेशन है, ग्राफ बनाएंगे, 2 लाइन बनेंगी, 2 लाइन प्लॉट होंगी। तो 2 लाइन में हमारी दोनों लाइन जब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कि एक नीचे है उसी के ऊपर दूसरी हो जाए, प्लॉट हो जाए, तो इससे हम क्या कहते हैं? इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो शुरुआत से एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, उसमें हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन दी जाती हैं आपको। जब भी वैल्यू निकालना तो इस सी को इस साइड ले आना, उसके बाद वैल्यू पुट करना। ठीक है, कि आपको हमेशा वैल्यू सही से पुट कर पाओ, कि बराबर C1 = C2। ओके, या फिर उस साइड रखोगे C1 C2 को तो दोनों उसी साइड रखना, ऐसा ना हो कि एक को आप इस साइड कर लो, एक को उस साइड रहने दो। दोनों एक पास रखो या दोनों इक्वल में कर लो। मेरा कहना रहेगा इक्वल में कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो 2 इक्वेशन होंगी आपके पास, हम 2 वेरिएबल की पढ़ रहे हैं। तो 2 इक्वेशन में से हमारे पास जो B1/B2 होगा या A1/A2 को कोई भी एक ले लेना, कंपेरिजन कर लेना C1/C2 से, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा उससे कंपेरिजन कर लेना। अगर कंपेरिजन करने पे इक्वल आ जाते हैं दोनों, तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन हमारे कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कैसे हैं? कंसिस्टेंट है। अगर मान लो इक्वल नहीं आए तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। और सॉल्यूशन को हम बता देंगे, इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? पैरेलल ग्राफ होगा। ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइन होंगी। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। यहीं पे हम करना क्वेश्चन को बंद कर देंगे। अब अगर मान लो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गया, हमारा सॉल्यूशन कैसा आ गया? जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें आ गया कि कंसिस्टेंट है, संगत है। तो संगत है आ गया, तो उसके आगे हमें फिर करना पड़ेगा। उसके आगे एक पॉइंट है, उसके बाद आप देखोगे A1/A2 जो हमारे पास ये है, इसको इक्वल पुट कर देना B1/B2 के। B1/B2 के पुट करोगे तो तुरंत आपको दिखेगा कि या फिर इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, कि या फिर इक्वल हो जाएगा या फिर इक्वल नहीं होगा। तो अगर इक्वल हो गया तो हम कह देंगे सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मीन इसके बहुत सारे हल हैं।
हल कितने हैं, जो इसका सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन हैं। अगर मान लो हमारे जो इक्वेशन होगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स हैव अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन दैट मीन्स इसका एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो इंटरसेक्ट करेगा, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, उसे हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो इतना मैं अब रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, हमेशा इस पॉइंट से याद रखेंगे, याद रहेगा। ओके, तो अब चलो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अब आपके पास एक मेथड, आपको हम एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड बताएंगे। एक नॉर्मल होगा जो आपको करना होगा अपने लिए, एक ऐसा मेथड होगा जो आप शॉर्ट ट्रिक लगा के चेक कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आपके रूट कर लिए थे पहले ही। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर इसी में बताते हैं आपको हम ट्रिक भी और सॉल्यूशन भी जो आपके लेवल पे लगाएंगे और आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th को इससे लिख रहे नहीं तो आप लोग 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। देखिए बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। इतने पॉइंट से आप, जब तक मैं आगे का रिटर्न कर रहा हूँ तब तक आप एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। रुकिए, अभी नहीं बनेगी, सॉरी, अभी आपको लास्ट एक बात तो बताना रह गया है, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके लिए। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than boys। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स took part in quiz। उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन क्विज। ठीक है, मैंने कंप्लीट लिख दिया। अब हिंदी वालों के लिए रिपीट कर देता हूँ, एक सेकंड बुक से, चलो मैं बुक से रिपीट कर देता हूँ हिंदी वालों के लिए। मैंने एडजस्ट किया था, बुक भी होनी चाहिए एक। देखो, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है कि अगर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे में इसी क्वेश्चन में ऐसा डिस्क्राइब करता कि आपको समझ में आ जाता, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार बोल दूँ। देखो, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 स्टूडेंट जो हैं क्लास 10th के पार्टिसिपेट टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। उन्होंने मैथमेटिक्स के, मैथ्स के, गणित के क्विज हो रही थी कंपटीशन, उसमें पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर है गर्ल्स का, जितनी गर्ल्स हैं उसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, और 10 स्टूडेंट में जितनी गर्ल हैं 4 इज़ 4 मोर देन बॉयज़। जितनी जो गर्ल हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज। तो हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो इसके नॉर्मल से मेथड बताता हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर इन शब्दों में फंस गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोशिश करना कि इन शब्दों को सीधे आप जो बोल रहा है वो पुट कर दो। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं, हमने कहा ठीक है, इसमें बात किसकी किसकी हो रही है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़, तो बात किसकी किसकी हो रही है, गर्ल्स की हो रही है, बॉयज़ की हो रही है, 2 लोग की हो रही है। सीधा पहले लिखना
क्वेश्चन जैसा कभी भी आए तो मान लेना लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बराबर x। हमने माना कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं x हैं, ठीक है। हमने कहा अगेन मानो कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर y है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे जब दो लोगों की बात हो तभी तुरंत पहले एक को मान लो, x मान लो, y मान लो। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब देखो कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला कर रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। तो 10 स्टूडेंट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो पहले आपके कॉलेज के मेथड से बताता हूँ, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ। दोनों मेथड से आपको जो अच्छा लगे यूज़ कर सकते हो, दोनों सही हैं, दोनों चलेंगे आपके एग्ज़ाम में। हमने कहा 10 स्टूडेंट ऑफ जो क्लास के हैं, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। हमने कहा कि जो 10 हैं, अब 10 से पार्टिसिपेट करने पे टोटल कितने हो रहे हैं। हमने कहा हमें ये पता है कि दोनों अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो टोटल 10 लोग होंगे। हमने कहा हमें बस इतना पता है, हमने इक्वेशन 1 मान लिया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं दोनों मिलके 10 हैं। हमने लिखा जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो x प्लस वाई, बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या होकर टोटल सिर्फ 10 है। फिर आगे चलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं, इज़ 4 मोर देन बॉयज़, जो गर्ल्स हैं 4 ज़्यादा हैं किससे, लड़कों से ज़्यादा हैं। 4 किससे ज़्यादा है, लड़कों से ज़्यादा है। अगर दैट मीन्स अगर हम ये कह दें कि जो हमारी लड़कियां हैं, ऐसे अगर कह दें हम कि जो लड़कियां हैं y जो हैं, ये y में से हम x घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। या फिर देखो ऐसा तो कह सकते हो ना कि y जो हमारी लड़कियां हैं 4 ज़्यादा हैं किससे, लड़कों से। ऐसे कह सकते हो ना कि लड़कियां जो हैं 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। एक सेकंड, तो लड़कियां जो हैं 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। अब हमने कहा इस y को या फिर चाहो इस साइड ले आओ, या फिर ऐसे कह सकते हैं ना कि लड़कियां जो हमारी हैं ज़्यादा हैं लड़कों से, ज़्यादा है। आपने कहा हाँ सर। आपने कहा सर तो ये y इधर ले जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। हमने कहा चाहो तो आप y को माइनस ले जाओ या फिर चाहो तो x को ले जाओ। बट जब बात हो रही है ज़्यादा कौन है, हमने कहा ज़्यादा कौन है, तो आपने कहा सर ज़्यादा तो लड़कियां हैं। तो हमने कहा लड़कियों से घटाओगे ना लड़कों को। अब घटा दोगे लड़कों से लड़कियों को तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यूज़ हो रहा है रेशियो का यूज़ हो रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिन लेके चलते हैं तो हमारा आंसर तब भी सेम आएगा। बट एक रखना अपने माइंड में कि हमेशा बड़े से छोटे को घटाएंगे। किससे घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसी से घटाएंगे ना। तो हमने कहा जो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो लड़कियों की जितनी संख्या है उससे अगर हम लड़कों को घटा देंगे तब भी हमारी लड़कियां 4 ज़्यादा आएंगी। हमने कहा ऐसे पुट कर दो, पुट कर दिया। अब हमने कहा देखो इसमें से अब तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई ना, सॉल्व करना है। क्या करूं, इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड में। हमने कहा सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो या जोड़ लो, कुछ करो। इसमें से एक की वैल्यू निकल आएगी ना, या फिर x निकाल लो या फिर y निकाल लो। हमें करना क्या है, हमें लास्ट में ये x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे हम पे डिपेंड है। वहाँ हम ग्राफिकल मेथड पढ़ते थे, यहाँ हम अलजेब्रिक मेथड में हैं तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या एलिमिनेशन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद होता है आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड। तो हम वो कौन सा यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। हमने कहा देखो जो हमारी इक्वेशन 1 है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरी है y माइनस एक्स बराबर 4 है। हमने कहा दोनों को जोड़ दो, लिख देना एडिंग। आप ऐसे लिखोगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिखोगे, ठीक है। मैं लिख के रब कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतना प्लेस नहीं है। मैंने कहा लिखोगे
फिर देखो ऐसे जोड़ना है ना नॉर्मल, देखो x एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा ना, कट जाएगा ना। अगर लिखना चाहो ऐसे लिखोगे, देखो x प्लस वाई प्लस का y माइनस का x बराबर 10 और 4 14 हो जाएगा। उसके बाद x काट दोगे तो कितना आएगा, 2y आ जाएगा। तो 2y बराबर 14, y बराबर कितना है 14 है। आपने कहा हाँ, हमने कहा y बराबर 40। तो देखो ये जो ये 2 है इसको नीचे ले आओगे ना। आपने कहा हाँ, हमने कहा तो 2 इंटू करोगे तो 7 आ जाएगा ना। तो y बराबर कितना आ गया, हमने कहा सर 7 आ गया। हमने कहा ये 7 तुम चाहे इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसको यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, सेम आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो कहेंगे सर कैसे, देखिए हमने कहा देखो इसको मान लेना कि इक्वेशन ये 3 हो गई। फिर आगे लिखना पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू। अब ऊपर का क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ क्योंकि वो हमने देख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन बन चुकी है। हमने कहा आपकी जो y की वैल्यू आई है y बराबर 7, इसको लिखोगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। आप रखोगे x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 10 है। आपने कहा हाँ, हमने कहा y बराबर 7 रख दो, तो x प्लस 7 बराबर 10 हो गया। तो इधर जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 10 माइनस 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, यही हमारा मेन एम था। ओके, हमने इतना कुछ किया कि हमने 2 इक्वेशन बनाई, हमें समझना पड़ेगा। 2 इक्वेशन बनाने के ये किया, फिर सॉल्व करके हमने एक किसी की वैल्यू फाइंड कर लो। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। आप चाहते सब्सट्रैक्ट कर देते, सब्सट्रैक्ट करते तो क्या होता, ये y कट जाता, x की वैल्यू आ जाती, x की वैल्यू पुट करते तब भी आ जाता। अब एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, ये नोट कर लिया होगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक। मैंने कहा हमारे पास क्या इक्वेशन थी, हमने यहाँ पे माना था कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, x माने थे। नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या माना था, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ बराबर x माना था। आपने कहा हाँ, हमने कहा अच्छा देखो अगर हम यहाँ पे जो लड़के हैं हमारे x हैं, और क्या कह रहा है कि लड़कियां जो हैं क्या है, कितनी ज़्यादा है लड़कों से। आपने कहा सर x से 4 ज़्यादा है, लड़कियां कितनी हैं x से 4 ज़्यादा है ना। हमने कहा ऐसे नहीं मान सकते हो क्या, तो फिर ऐसे लिखना आप कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स x प्लस 4। ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां हैं, उसके बाद 4 लड़कियां ज़्यादा हैं, उन 4 को हमने ऐड कर दिया ना। अब सॉल्व करके देख लेते हैं ऐसे सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, क्या हो रहा है, तो पता चल जाएगा सर सही है। हमने कहा अब दोनों को रख दो। अब आप ऐसे रखोगे कि x प्लस 4 बराबर 10, ऐसे पुट करोगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा देखो दोबारा रखो। आपने कहा सर दोबारा इसको जब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, x प्लस 4 बराबर 10 हो गया। हमने कहा नेक्स्ट x है, जोड़ लो 2x बराबर ये 4 जो इधर प्लस का है इधर कर दो, माइनस का हो जाएगा। आपने कहा हाँ, हमने कहा ऐसे कर दो, माइनस हो गया। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा ऐसे लिखने के बाद अब 2x को ऐसे बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो यहाँ से देखो ये 2 जो है इसको नीचे ले जाओगे, ऐसे हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा 2 से कट जाएगा 3, तो हमारे पास x बराबर 3 आ जाएगा। वहाँ भी सॉल्व करने पे 3 आया था, देखो यहाँ पे भी 3 आया। और ये 3 जब यहाँ पुट करोगे तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे
नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे 3, और जैसे ही 3 नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे तो 3 में अगर 4 जोड़ दोगे कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। देखो यहाँ पुट करो 3 तो बराबर कितने? 7 हो गए। है नहीं है? शॉर्ट मेथड है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। और भी शॉर्ट मेथड है वो, पर वो आपके लिए यहाँ ज़रूरी नहीं है, वो हम एसएससी स्टूडेंट के लिए बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस मेथड से करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हो आप कि यहाँ कह क्या रहा है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ x हैं, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं x+4 है, यानी कि जितने लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा है, तो उनको हमने 4 ऐड कर दिया। 4 ऐड करने के बाद दोनों हैं कितने? अब कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, सर ये x+4 बराबर 10 कैसे रख दिया? तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जितने लड़कों और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है गेम में, टोटल कितनी है? टोटल 10 है। तो हमने कहा टोटल जब 10 है तो लड़के प्लस लड़कियां बराबर 10 होंगी ना। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट किया ना, कुछ अलग से तो रखा नहीं। फिर हमने ऐड कर दिया, ऐड किया तो 2x हो गया, 4 इधर जाएगा तो 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। करने के बाद 6 आया, 6 से हमने कट कर दिया, 3 आया। ओके, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो आपके पास 2 मेथड है, आप जो चाहो यूज कर सकते हो। इसके थर्ड मेथड भी है, फोर्थ मेथड भी है, बट आप एक मेथड पे वर्क करना, उस पर अपना फुल बना लेना कि वो मेथड आपके पास जब भी क्वेश्चन आए तो वो मेथड लगा सको। ठीक है, कोई भी एक मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट सेकंड है ये। देखो इसमें कह रखा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट है 50 है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट है कॉस्ट जो है इनकी 46 है। हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट 1 पेन 1 पेंसिल। यही कह रहा है 1 पेन 1 पेंसिल, हाँ यही कह रहा है। अब हिंदी वालों के लिए मैं यहीं से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 5 एक कस्टमर होता है, ख़रीदता है 5 पेंसिल, 7 पेन उसने ख़रीदे, जिनको बोथ को मिलाने पे जो हमारे पास 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदने का रुपए देना पड़ा, 50 रुपये देना पड़ा, 50 रुपये की हैं। वेयर एस दूसरी जो है, दूसरी 7 पेंसिल 5 पेन खरीदने के जो रुपए हैं 46 हैं। हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। अब भी दिक्कत हो तो बुक से रिपीट कर देता हूँ मैं, आपके लिए रिपीट कर दूँ। ये तो कहोगे सर बिकॉज देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, हिंदी में रिपीट कर दिया, कोई छूटे ना, सब साथ चले। तो दिन देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तुरंत लगा कि सर पेंसिल और पेन्स की बात हो रही है। आपके हर क्वेश्चन में लीनियर में यही बात होगी, 2 थिंग्स होंगी, बात होगी। तो डायरेक्ट आप समझ लेना कि सर x एक को पुट कर दें, एक को हम y पुट कर दें। ओके, वीडियो में तो कोई इशू नहीं है, देख लेता हूँ। ओके, सब ओके, बिकॉज इतना वर्क करने के बाद सब खराब हो जाए तो उससे अच्छा पहले ही चेक कर लें। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे क्या मानोगे, अब मानो, फिर से मानो, किसी को x मान लो, किसी मान लो। हमने कहा मान लो कि लेट नंबर ऑफ पेंसिल बराबर x। हमने कहा दूसरा मान लो लेट नंबर ऑफ पेन्स
बराबर वाई मान लिया आपने, किसी को पेंसिल को एक्स मान लिया, पेन को हमने वाई मान लिया। ओके, हमने कहा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे कि 5 पेंसिल, कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल, तो 5x करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम 5x। 7 पेन्स, पेन कितने, 7 पेन, तो हम 7 को y से करेंगे ऐसे प्लस में, बराबर कितने के हैं, कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये है। अब अगर कोई स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन नहीं सर इन दो को आपने प्लस में कैसे लिख दिया, हमें समझ नहीं आया, तो देखो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, क्योंकि हो सकता है हो कुछ लोगों को। तो 5 पेंसिल कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, हमसे बोल क्या रहा है, कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 पेन जो है टुगेदर साथ में, उनका मूल्य जो है 50 रुपये है। तो 50 रुपये में हमें 5 पेंसिल मिल रही हैं, 7 पेन मिल रहे हैं, दोनों को जब साथ में मिला दोगे, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है, ख़रीदने का जो रुपए देना पड़ रहा है हमें, 50 रुपये में दोनों मिल जा रहे हैं। एग्जामिनर ये कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 पेन दोनों को मिला दो तो उतने के जितने हमें रुपए देने पड़ रहे हैं वो 50 रुपये में हमें 5 पेन और 7 पेंसिल मिल जा रही हैं। ठीक है, सॉरी 5 पेंसिल और 7 पेन मिल जा रहे हैं 50 रुपये में। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा स्टॉप हो गया। अब यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी कि 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल, 7 पेंसिल, पेंसिल क्या है, x है, हमने तुरंत लिखा है, इसको हम बना देंगे इक्वेशन 1 और यहाँ लिख देंगे कि 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन, कितने पेन, 5 इंटू वाई, 5 पेन, कॉस्ट कितनी है, 46 है, 46 है। हमारी 2 इक्वेशन तैयार हो गई, तैयार। अब हमें इस जो कंटेंट लिखा हुआ था, चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमने कहा देखो दोनों इक्वेशन जब आ गई हैं आपके पास, यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे। हमने कहा देखो जब 2 इक्वेशन है, अब इसमें क्या कर सकते हो, हमें एक को कट करना है, x को कट कर दो, समाप्त कर दो, या फिर y को समाप्त कर दो, उसी के बाद हम निकाल पाएंगे ना एक की वैल्यू। तो सोचो आप कैसे कट करें। अब इसमें भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि सर कैसे कट करें, कैसे क्या सोचें, क्या कब कट होगा, कहाँ से होगा। तो इसके लिए देखो नॉर्मल आप जो हम एलसीएम निकालते थे, एलसीएम निकाल लो, आपको बिल्कुल इजी मेथड है। या फिर ऐसे देखो जब दोनों का देखो 7 इंटू 5 का कोई ऐसा नंबर मिल जाए, अपने मन में सोचो 7 इंटू 5 क्या मिल सकता है कि जो दोनों में आ जाए। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो क्या करो, सिंपल एक तरीका, इधर 7 से कर दो, इधर 5 से कर दो। जो नंबर यहाँ लिखा है नीचे, ये नंबर इक्वेशन 2 में है, पहले ये भी सोच लेना किसे समाप्त करना है। ये ना हो कि आप x के अकॉर्डिंग यहाँ 5 से कर दो, यहाँ 5 के अकॉर्डिंग उधर कर दो। सोच लेना अपने माइंड में कि हमें समाप्त किसे करना है। देखो यहाँ मैं उतार रहा हूँ इक्वेशन आपकी, उसके बाद बताता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। जो दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर 46 है। हमने कहा तुम माइंड में सोच लेना अपने कि तुम्हें समाप्त किसको करना है। जैसे मान लिया कि तुमने x को करना है, कोई ज़रूरी नहीं आप x चाहो, आप चाहो तो y को कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा अगर मान लो x को करना है तो यहाँ पे देखो कितना है, हमने कहा सर 7x है। हमने कहा अगर कुछ ना समझ में आए कैसे कॉमन निकाले नंबर, तो ऐसे लिखना 7, इस पूरे नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर ऊपर देखना कितना है, 5 है। देखना किस में है, जिस नंबर को समाप्त करना है ना, उसी के साथ जो कांस्टेंट नंबर है उस नंबर को देखो कि यहाँ 5 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अब मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला जो 5 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 35x प्लस 7 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, 49y प्लस 5 इंटू 7 करोगे 35 आएगा, और एक जीरो लगा लेंगे, हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कोई ज़रूरी नहीं इक्वेशन मानो, ये भी स्टूडेंट करते हैं सर इक्वेशन कब माने, कोई ज़रूरी नहीं, अपनी समझ के लिए मान सकते हो कि एग्जामिनर के लिए हाईलाइट कर दो कि ये हमने करा है, नहीं तो ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जब इसमें करे होगे ना उसको भी लिखो ऐसे, 5 इंटू 7 35, 35x, 5 इंटू 5 25y, 5 इंटू 46, 6 इंटू 5
कितना 30 और 30 का 0 लिखा हमने, रिमाइंडर 3 बचा, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 3 23। ओके, अब हमने कहा देखो यहाँ पे लिख देना, इसको हम क्या करें, अब नॉर्मल है इसको माइनस कर देते हैं ना, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्स और एक्स हमने काटने के लिए ऐसा इतना कुछ बवाल किया है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। जब माइनस करोगे तो ऐसे निशान लगा लेना, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखना, या फिर आप कैसे लिखोगे, आप एग्जामिनर के लिए शो करना, ऐसे शो करना 35x प्लस 49y माइनस 35x माइनस 25y बराबर 350 माइनस का 230। आप एग्जामिनर को ऐसे शो करना। उसके बाद यहाँ पे देखना, x को x से ऐसे काट देना। ओके, 49 से 25 करोगे तो कितना आएगा, 50 है, 24 आ जाएगा। 24y इजकल टू 350 में से 230 जाएगा तो कितना आएगा, देखो 0 से 0 जाएगा, 0 उतर आएगा, 5 से 3 जाएगा 2 आएगा, और 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा। देखा आ गया। अब देखो 24 इंसू, इसको आप अगर मल्टीपल आपने टेबल याद कर रखा है ज़्यादा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप छोटे नंबर से करोगे तो देखो हम सबसे छोटे नंबर से करते हैं। आपको 24 को यहाँ ले आओगे नीचे ऐसे, कहा हमने कहा शो हो रहा है, ओके। तो हमने कहा देखो यहाँ पे 12 से कर दें, 12 से कर दें। हमने कहा 12 इंटू 2 24, 12 1 जा 12, 0 उतार लिया, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 5 जा 10, 5 आया। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। आपने कहा यस सर 5 आ गया। हमने कहा ये 5 जो आया है y बराबर, ये 5 आप चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, आपके पास y से x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर यहाँ पुट करें यहाँ, कहीं भी कर दो, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया होगा। ये पार्ट जो है इधर बता रहा हूँ, नोट कर लिया होगा तो इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया है, इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं रब कर रहा हूँ, फिर यहीं बताते हैं। y इक्वल टू कितना है, 5 आया है हमारे पास। तो y बराबर जो 5 आया है, लिखोगे आप ऐसे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू y इन किस इक्वेशन में कर दें, आप बताओ, 1 कर दें, इक्वेशन 1, ओके। ऐसे लिख दोगे। उसके बाद उठाओगे कि 5 इंटू एक्स प्लस का 7 इंटू वाई की जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे, बराबर 50। तो 5x प्लस 7 इंटू 5 35 इक्वल टू 50। तो यहाँ पे 5x बराबर करोगे 35, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से अगर हम 50 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, 15 आएगा, 15। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 15, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 हो गया। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ये हो गया आंसर, ओके। तो नॉर्मल कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको दिक्कत जो हो सकती है यहाँ पे इन शब्दों को समझ में हो सकती है, इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें होता है क्वेश्चन, सर मुझे समझ ही नहीं आता, बहुत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम कोई न्यू थिंग पढ़ते हैं, बट जब उसमें लगे रहोगे ना तो सब होगा, ओके। ओके, तो इसे रब कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आई होप। बिकॉज जब तक आप इस लेवल के क्वेश्चन देखोगे लगेगा ये हार्ड है, अभी मैं इससे दुगना लेवल का हार्ड क्वेश्चन रख दूंगा ना, तो जब ये क्वेश्चन दोबारा आप देखोगे कहोगे सर ये क्वेश्चन तो छोटा सा है, बहुआ क्वेश्चन है, कर लेंगे। तो जितना हार्ड लेवल देखते जाओगे उतना लो लेवल फिर आपको छोटा लगने लगेगा, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, एक सेकंड, हमारे पास इस क्वेश्चन जो दे रखा है किसमें जो हमने रेशियो भी फाइंड किया था कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो जो हमारे पास हैं, जो भी हम चेक पढ़ रहे थे कि हम ऐसे अगर हमारे पास वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पे रेशियो हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, ठीक है। कैसे दे रखा है हमारे पास,
5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ये जो हमारे पास गिवन है इनकी जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे या इंटरसेक्शन होंगे या कैसे होंगे, कॉन्सिडेंट होंगे। पैरेलल होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे या कॉन्सिडेंट करेंगे। और चेक करने के लिए हमें जो बोल रखा है ना, इसमें जो हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है आपके लिए, क्या होता है डायरेक्शन जो दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि हमारे पास जो ये रेशियो होते हैं जो हमारी इक्वेशन फॉर्म में होती है, कैसे होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो हमारे रेशियो होंगे a1 a2 जो इसको है, इनकी हेल्प से हमें शो दिखाना है एग्जामिनर को कि ये कैसे हैं, पैरेलल हैं या कॉन्सिडेंट हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था नॉर्मल क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ऐसे दिया है, 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर में, तो ऐसे तुरंत आप इक्वेशन लिखना 1, इक्वेशन 2 और वैल्यू निकाल लेना। वैल्यू क्या निकालोगे, अब इसे कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने के लिए ऐसे लिख लेना कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे रखोगे। फिर एग्जामिनर के लिखना कि ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे तो देखो पहले हम इक्वेशन 1 को कंपेयर कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को जब कंपेयर करोगे तो a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर 5 आएगा, b1 बराबर कितना आएगा, b1 देखो b1 कंपेयर करोगे तो माइनस का 4 होगा ना। स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे b है तो b डायरेक्ट 4 रख लेंगे, बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ध्यान रखना कि जब भी यहाँ से लोगे तो हम ये पूरा नंबर के साथ से जो पॉजिटिव या नेगेटिव का मार्क्स होता है, चिन्ह होता है, उसे भी हम लेते हैं। तो b1 बराबर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। c1 बराबर क्या आएगा, c1 बराबर 8 लिख दो, डायरेक्ट हम इधर से ही ले रहे हैं तो इधर से लेंगे। अगर हम चाहते तो इक्वल के इस साइड ले आते तो इसको भी इक्वल के इस साइड रखते, तब कंपेयर कर लेते, कोई इशू नहीं था। जब तीनों हमने इक्वल एक ही साइड रखा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग कंपेरिजन करेंगे। ओके, अब इक्वेशन 2 से निकाल लो, वेरिएबल निकालोगे तो क्या होगा, a2 बराबर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। b2 बराबर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और c3 बराबर कंपेयर c1 c2 बराबर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 आ गया। देखा ओके सर। हमने कहा अब नेक्स्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख देना आप ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना। उसके बाद नीचे ऐसे कर देना a1 बाई a2 c1 बाई c2, a1 बाई a2 c1 बाई c2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे फार्मूला दिखा देना एग्जामिनर को। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फार्मूला दिखाओगे। फिर a1 बराबर उठाओ क्या है, 5 है, 5 लिखोगे। a2 कितना है, 5 है, 5 लिखोगे, इक्वल का चिन्ह लगाओगे। c1 कितना है, 8 है। c2 कितना है, माइनस का 9 है, रख दोगे। तो देखो क्या ये 5 5 चाहो तो कट कर दो या ऐसे ही रखा रहने दो। तो इधर देखो ये 5 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, क्या इक्वल आ रहा है क्या, ये देखो 5 आ रहा है, ये माइनस का 9 आ रहा है, क्या इक्वल आ रहा है। आप कहोगे सर इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स सोल्यूशन हमारा कैसा है, हम कह देंगे तुरंत, हम क्या कहेंगे, गिवन इक्वेशंस हैव अ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंस है, दैट मीन्स जो हमारे पास इसका ग्राफ आएगा, ग्राफ पूछा है तो मैं बता देंगे कि सर जो इसका गिवन ग्राफ है पैरेलल है। कैसा है बताया था ना हमने, इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स कि कहीं पे एक दूसरे को लाइन जो हमारी है
क्रॉस नहीं करेगी, ना एक दूसरे के, तीन ही कंडीशन थी, तीन कंडीशन में हमारा इनकंसिस्टेंट है। नॉर्मल बता देंगे सर इनकंसिस्टेंट है, इतना करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कितने हैं ये भी देख लो। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इसमें तीन क्वेश्चन है, तो आगे के जो दो क्वेश्चन है वो आप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम पूछा है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 में है सेम पूछा हुआ है कि हमें रेशियो का यूज़ करके करना है कि हमारे पास जो गिवन है उसमें कैसे हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो 3 का पहला बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप करेंगे 3 का 1, ठीक है। 3x + 2y = 5। दूसरा जो दे रखा है 2x - 3y = 7। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, फिर हम करेंगे इसे इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 2। तो देखो इसमें हम फिर अपनी एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax + by + c लिखने के बजाय हम क्या कर दें, इन दो को इधर ले आते हैं, +c = 0 ऐसे पुट कर रहे हैं। तो हम जो ये 5 इधर दे रखे हैं तो इनको भी हम उस साइड कर लेते हैं, कर लीजिए। तो ये 5 इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा, = 0। ये 7 इधर प्लस का था, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, = 0। ओके, इस फॉर्म में आ गया। देखो अब तीनों सेम में है, ax + by + c, ax + by + c। वो माइनस लगा है वो तो रहेगा, वो ठीक है, बट देखो इसका जो सीक्वेंस है, देखो कि c जो है इस साइड ही है, तुमने इस साइड ही पुट कर लिया, उस साइड नहीं ले गए। ओके, चाहते तो फिर उस साइड ही लेके जाते कंप्लीट को हम, तो उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, हमने इस साइड कर लिया। ओके, आपकी बुक में इसी साइड रखा हुआ है, देख देते हैं, कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर भी कर देते हैं और अपनी भी दूर कर देते हैं। क्या आपकी बुक में जो इसी साइड रखा है कि उस साइड रखा है, कहाँ पे था क्वेश्चन, ओके कहाँ पे की क्वेश्चन, ये रही क्वेश्चन। हाँ, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हाँ या ना में दिया है, चलो ठीक है। हमने कहा चलो ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो उस साइड भी रख के कर सकते हो। ओके, तो देखो अब हम फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसमें तो हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई डिफरेंस ज़्यादा पड़ेगा नहीं, बिकॉज हमें क्या करना है, शो करना है कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो हमने कहा देखो a1 बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, a1 बराबर कंपैरिजन करो 3 आएगा, b1 बराबर क्या आएगा 2 आएगा, c1 देखो c, ये इक्वेशन 1 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं अभी। इक्वेशन 1 में c का कंपैरिजन करोगे तो c बराबर -5 आ जाएगा। हमने कहा हाँ, हमने कहा इक्वेशन 2 का कंपैरिजन कर लो इससे। इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करोगे तो a2 बराबर कितना आएगा, आपने कहा 2 आएगा। हमने कहा b2 बराबर कितना आएगा, आपने कहा सर -3 आएगा। हमने कहा c2 बराबर कितना आएगा, c2 बराबर -7 आएगा। हमने कहा ओके, आपने कहा यस सर। हमने कहा अब क्या करना है, अब सिर्फ a1/a2 ले लो या b1/b2 ले लो, कोई भी एक ले लो और c से कंपैरिजन कर लो, या फिर कंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंट अगर है तो अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो उसमें हम देख लेंगे कि सोल्यूशन कैसा है, वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे चेक करोगे तो ऐसे लिखोगे a1/a2 लिखोगे ऐसे पहले कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते रहना, क्योंकि आप एग्ज़ाम जो दे रहे हो, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर c1/c2, ऐसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे दिखाओगे। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दोगे, a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2 है, c1 कितना है -5 है, c2 कितना है -7 है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, हटा ही दो। क्या ये इक्वल आ रहा है क्या,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ रहा है क्या? कट पिट के कुछ हो रहा है क्या कि अगर कट जाए तब भी हम करके इक्वल ले आए? ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे, कैसा है ये? इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसे लगा देंगे और लिख देंगे जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है वह इनकंसिस्टेंट, देन नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर में भी 5 क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन 1 बता दिया है, 5 हैं जो सेम आप कर लीजिएगा, बिकॉज देखते हैं वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई होगी। हाँ, इसमें आपको अदर पॉइंट भी बताना है, अदर पॉइंट भी बताना है, और अगर सारे क्वेश्चन पे चलेंगे तो टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। उसके लिए हम बैच अपना जल्दी लाएंगे जून से या जुलाई से, जिसमें सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अलग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट भी हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, उसके द्वारा हमें शो करना है कि हमारे पास जो दिखाना है कि पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसे हम ग्राफ पे शो करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन इसमें का बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, रब कर रहा हूँ इससे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहला बता रहे हैं आपको, आगे आप उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 3 क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल सेम टाइप है, सिर्फ सेम है, दैट्स वाई हम नहीं बता रहे हैं, अदरवाइज 5 दे रखा है, 2x प्लस 2y बराबर 10 दे रखा है। हमें देखना है कि जो इक्वेशन दे रखी है तुरंत हम इसे मान लेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ पे लिखेंगे अपना इक्वेशन, लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, a1 बराबर, अब a को कंपेयर करो पहली वाली इक्वेशन से, ये ना सोचना कि सर किससे कंपेयर कर रहे हो, पहले इसको पहले वाली से कंपेयर करो, फिर इसको दूसरी वाली से कंपेयर करो। तो पहली वाली में a1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, b1 बराबर कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो कॉमा ऐसे लगाते जाना, ठीक है, b1 बराबर 1, c1 बराबर, इसको इस साइड ले आओ, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हमने कहा दूसरी इक्वेशन कंपेयर कर लो, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10, क्योंकि जब इसको इस साइड ले जाओगे, ठीक है, हो गया। अब हमने कहा वही फॉर्मूला यूज़ करोगे अपना, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। ओके, आगे का जो क्वेश्चन है मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो सेम फॉर्मूला जब यूज़ करोगे कि a1 बाई a2, सॉरी यहाँ पे c1 बाई c2 होगा, मैंने आगे का स्टेप बता दिया, ठीक है, a1 बाई a2 इजकल टू c1 बाई c2, तो हम a1 देखेंगे कितना है, 1 है, a2 कितना है, 2 है, इक्वल करेंगे c1 कितना है, -5 है, c2 कितना है, -10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, और ये कट भी जाएगा, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है ना, 5 2 जा 10। अब नीचे ऐसे देखोगे तो 1/2 बराबर 1/2, दोनों सेम आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है ना। देखो दोनों तरफ सेम आ रहा है तो सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो हम लिख देंगे ऐसे, गिवन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा कि ग्राफ बनाना ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा कि अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा तो कट करेगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो कैसा बनेगा। तो देखो यहाँ से हम जब आगे का स्टेप लेंगे तो क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे a1 बाई a2 का b1 बाई b2 से, क्योंकि आगे के स्टेप में हमने देखा था क्या जानना होता है,
तुमने कहा a1/2 रखोगे तो 1/2, b1/b2 1/2, तो दोनों फिर सेम आ रहा है। देखो a1/a2 इजकल टू b1/b2 दोनों सेम है, तो दैट मीन हमें क्या पता चला, जब दोनों सेम आ जाएंगे तो कैसा सोल्यूशन होगा, कैसा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। हैंस हम कह देंगे हैंस गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, एंड इट्स ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, कॉन्सिडेंट होगा, कॉन्सिडेंट हम लिख देंगे कॉन्सिडेंट होगा। अब मैं इस साइड का रब कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखो पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये चेक किया। अगर हमें इनकंसिस्टेंट मिल जाता तो हमारा सोल्यूशन यहीं पे समाप्त हो जाता, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ना पड़ता। जब कंसिस्टेंट मिल गया तो हमें आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने के लिए हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो आगे देखेंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, दैट मीन्स हमारा ग्राफ कैसा होगा, तो हम इसके लिए कह सकते हैं ना कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, हम कह सकते हैं ना कि हमारा ग्राफ x डैश y डैश होगा। तो इसमें हम जब ग्राफ बनाएंगे तो एक ही लाइन जाएगी, क्या जाएगा, एक ही लाइन जाएगी, और इसका ग्राफ जो है आप बनाएंगे। ओके, ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले बहुत सही तरीके से अच्छे तरीके से बार बार बताया, तो ये अब आप पे छोड़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, और जो कॉन्सेप्ट है वो हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हम डीप से बताएंगे। यहाँ तो हम नॉर्मल आपको छोटा सा, एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद बताते हैं फिर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकेंड किएगा, सही करता हूँ, सही करना पड़ेगा। कि ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई। चलो सही कर दिया मैंने। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। थोड़ा सही करना पड़ेगा इसको। देखो शो क्या हो रहा है, मैंने कहा क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर half of the perimeter of rectangular garden whose length is 4 मीटर, 4 मीटर है, more than its a width half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 30 meter. हाँ पैरामीटर है, रेक्टेंगुलर है,
इसका जो डायमीटर दे रखा है विथ 4 मीटर, देन इट्स अ विथ, जो डायमीटर है डायमीटर 36 है ऑफ गार्डन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द गार्डन। कितने रखते हैं? फाइंड लेंथ एंड विथ। ओके, थोड़ा सा राइटिंग क्लियर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे इतना। ये रिपीट कर दे रहा हूँ कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो पहले रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगुलर दैट ये होता है जिस ये क्या हमारा रेक्टेंगुलर है, L इंटू बी। इसका L तो इक्वल होगा, B इक्वल होगा, ठीक है। जो हमारा ये इक्वल होगा इसके, इक्वल होता है इसके। ये हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन में, वहाँ आपको डीप से बताऊंगा। रेक्टेंगुलर है सारे टाइप के। तो देखो, जो इसका विथ होती है, विथ ये B है और लेंथ L है। जो आपको फिगर बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ उस पर। देखो, इसका जो हम कभी भी अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला आता है एरिया। इसका एरिया क्या होता है? एरिया निकालने का सीधा एक तरीका होता है, जितना जो दे रखा हो मल्टीप्लाई कर दो। जब सेम ऐसा ही होता है किसमें जब सर्कल की बात करते हैं ना, तो सर्कल में भी मल्टीप्लाई किया जाता है, बट उसका मेथड अलग होता है, वो भी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है L इंटू बी। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी। ये होता है इसका पेरीमीटर। ये आपको नॉर्मल बता दिया मैंने, इतना ही पॉइंट आप जरिए। रेक्टेंगुलर के लिए एरिया L इंटू बी, पेरीमीटर 2L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी। L क्या है? लेंथ है। B क्या है? विड्थ है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ पेरीमीटर बराबर x मान लो, ठीक है। लेंथ ऑफ पेरीमीटर x हो गई, और इसका जो पेरीमीटर का आप चाहो तो यहाँ पे लेट विड्थ ऑफ पेरीमीटर y है। देखो, इसके दो मेथड हैं, और दूसरा मेथड बता दूंगा जो आपको x वाला डायरेक्ट बताते थे। x वाले डायरेक्ट में क्या करोगे? x मान लोगे, इसे 4 प्लस x मान लोगे, कर दोगे, डायरेक्ट हो जाएगा। या फिर इसमें देखो, एक चीज़ याद रखना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कह रखा है। यहाँ पे क्या कह रखा है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अब लिखोगे यहाँ पे, we know that perimeter of रेक्टेंगुलर, क्या है? रेक्टेंगुलर है ना, हाँ रेक्टेंगुलर, ठीक है। बराबर क्या होता है? ऐसे लिखोगे 2 इंटू L प्लस बी। ओके, यहाँ लिख लोगे 2 इंटू L प्लस बी। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, जब हमने क्या माना है? लेंथ ऑफ पेरीमीटर x है, विड्थ ऑफ पेरीमीटर y है। हमने कहा देखो, एक तरीका नॉर्मल ऐसे रख सकते हो कि जब लेंथ और विड्थ दे रखा है, लेकिन है क्या? हाफ दे रखा है। ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है, लेकिन ये क्या है? पूरे का है। लेकिन जब इसको हाफ कर दोगे, हाफ दैट मीन्स यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। 2 करोगे तो 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? L प्लस बी बचेगा। आपने कहा हाँ सर L प्लस बी बचा। हमने कहा तो L प्लस बी की जगह हमने लेंथ क्या मानी है? L तो माना नहीं, x माना है, x लिखेंगे। विड्थ क्या मानी है? y मानी है, तो y लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर 36 है ना, यहाँ पे 36। इक्वेशन 1 हो गई।
आपने कहा हाँ सर इक्वेशन 1 हो गई। हमने कहा देखो इक्वेशन 2 बनानी है, वो भी बना लो। कह रहा है कि लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन है इट्स अ विथ, दैट मीन कि जिसकी लेंथ है x जो है x प्लस 4 है विथ से, तो जो हमारा x है y से 4 ज़्यादा है, x जो है 4 ग्रेटर देन y। तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 बराबर y लिख सकते हैं। ओके, तो हमने कहा y को हम इस साइड लेते हैं और x4 को हम इस साइड करते हैं। हमने कहा लिख सकते हैं ऐसे x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे मार्जिन का वर्क होता है, यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं होता है, यहाँ पे मार्जिन से हम चलते हैं। तो माइनस की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव में रहें। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि सर x जो है x प्लस 4 बराबर y, कि आप लोग में से कुछ ऐसा सोचने लगे। अब इसे मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मूले पे भी पुट करके आप कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हो। देखो हमने कहा कि आपसे ऐसा ना सोचने लगना कि जो x प्लस 4 है बराबर y है, अगर सर तो x लाएंगे तो y माइनस x हो जाएगा बराबर 4 होगा। हमने कहा हाँ होगा। हमने कहा बट एक बात फिर याद करो, यहाँ पे बात हम क्या करेंगे, मार्जिन की बात करेंगे। ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमने कहा ना खुद सोचो ना एक बार, कभी ज़्यादा से कम को घटाओगे ना, बड़ा कौन है, खुद जब कह रहा है कि लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है विथ से, तो मान लो ना भाई कि लेंथ जो है ज़्यादा है विथ से 4 मीटर। इक्वेशन 2 मान लिया, उस टाइम से भी सेम लिख के मान लोगे तब भी आंसर आएगा। पर ऐसे रखोगे तो आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कभी पॉजिटिव या नेगेटिव का चिन्ह जो हमारे पास होगा उसमें रॉन्ग नहीं होगे। हमने कहा आप क्या करना है, हमने कहा देखो अब क्या करना है सर, ऐड कर लो दोनों को, लिख देना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करोगे x प्लस वाई माइनस वाई, 36 प्लस 4 2x बराबर 40 हो गया। तो x बराबर 2, इसको नीचे जब ले आएंगे 40/2 दैट मीन 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट कर दिया 2 में कर दूँ, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में जब ये 20 रखोगे, ये 36 है, तो सीधा दिख रहा है ना कि y बराबर 16 आ जाएगा, y बराबर 16 आ जाएगा। क्लियर दिख रहा है ना कि y बराबर हमारे पास 16 आ जाएगा, कि जब हमारे पास x बराबर 20 आ गया है, x बराबर 20 आ गया और टोटल 36 है, तो y बराबर 16 आ जाएगा, क्योंकि x जो हमारा है 4 ज़्यादा है y से। हमने कहा देखो एक और मेथड है, वो भी देख लो। अब इसे मैं रब कर रहा हूँ, हमने कहा अगर तुम डायरेक्ट सोचो जैसे उस क्वेश्चन में सोच रहे थे कि क्या रखा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पहली बात तो अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता तो दिक्कत होगी, तो जान लीजिएगा रेक्टेंगुलर का अगर एरिया पूछे तो L इंटू बी, जिसमें लेंथ दोनों इक्वल होती हैं, ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं, L इंटू बी। और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दैट मीन्स 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने के बाद, पहले फर्स्ट ऐड करेंगे देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर दोनों को कर सकते हो सेपरेट, बट हमें दोनों से करना है, ये याद रखना। देखो दूसरा मेथड ये है, अगर मान लेते तुम यहाँ पे कि हम सीधे लिखते हैं कि वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बराबर 2l प्लस बी होता है। अब नेक्स्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जो 2 है l प्लस बी है, इसके नीचे 2 कर देंगे, बराबर कर देंगे तो l प्लस बी हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर ऐसे कर सकते हो। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप देखो, हमने माना कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ
पेरीमीटर बराबर x मान लिया। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा विथ क्या है इसकी, एक मिनट, विथ मानते हैं ना, लेंथ ऑफ, विथ ऑफ पेरीमीटर मानते हैं, चलो कि विथ, आपको समझाने के लिए, अदरवाइज हम लेंथ को भी मान लेते उसके बाद शो कर देते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा विथ ऑफ पेरीमीटर x माना, हमने कहा विथ ऑफ पेरीमीटर x है, जो इसका हिंदी वालों के लिए चौड़ाई जो है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है x है, और कह रहा है क्वेश्चन की जो उसकी लंबाई है वो ज़्यादा है 4, किससे, चौड़ाई से। तो हमने कहा कि अगर मान लो कि लेंथ ऑफ पेरीमीटर, सॉरी यहाँ पे पेरीमीटर रेक्टेंगुलर होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर हो गया, और इसमें भी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। हमने कहा लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगुलर होगी, जो इसका विथ आएगी ना, विथ से 4 ज़्यादा होगा, तो हमने कहा जो ये विथ लिखी है, विथ के साथ में 4 जोड़ दें, तब भी तो हो जाएगा ना, बात तो इक्वल है। ये विथ निकाली, इसके साथ 4 जोड़ दी, तब भी लेंथ आ गई, या लेंथ x + 4 है, इससे हमने 4 घटा दिया तो हमारी विथ आ गई, ओके ना। हमने कहा अब इन दो को डायरेक्ट ऐसे रख दूँ, x + 4 बराबर 36, तो ऐसे कर दोगे तो 2x बराबर 36 माइनस का 4 बराबर 2x बराबर 32, तो x बराबर 60 आ गया, तब भी आ गया ना सेम। y बराबर रखोगे, हमने ये क्या माना है, अब इसमें ना कन्फ्यूजन है कि सर x बराबर 60 आ गया, पिछली बार वो x बराबर 20 आया था। ये हमारी क्या है, ये विथ है ना, ये क्या है, चौड़ाई है ना, चौड़ाई। अगर हमें निकालना है लंबाई, लंबाई में क्या करोगे, x + 4 कर दोगे बराबर 20 हो जाएगा, ओके। तो ये समझाना चाहता था कि ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट हम इसका रेशियो पुट करके भी कर सकते हैं, बट वो यहाँ आपके लिए नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज थोड़ा सा इसे भी सही करना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम हो गई है, दैट वाई अभी देखा था आपने क्या हुआ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि जैसा कि हमारा कोर्स अभी एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये हम कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल की एक्सरसाइज जो है थोड़ी शॉर्ट है, उसमें 1-2 क्वेश्चन बताना है, उसके साथ साथ हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे, ओके। अगर आपको समझ आ रहा है, क्लियर लग रहा है कि हाँ सर सही है, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो सर एक सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आपकी फैमिली में कोई आप खुद कर रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा एक, ओके। थैंक यू।